नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेल्थ अवेयरनेस के कार्यक्रम सेहत आपकी में। रखते हैं ख्याल हम आपकी सेहत का और करते हैं जागरूक आपको आपकी सेहत के प्रति, और हर अंक में लेकर आते हैं एक नया विषय। तो आइए इसी क्रम में देखते हैं क्या है हमारा आज का विषय। जी हां, और आज का हमारा विषय है मोटापा एक गंभीर समस्या। कैलोरीज के इंटेक और बर्न के असंतुलन के कारण ही होता है मोटापा। शरीर की चर्बी कोई समस्या नहीं होती, लेकिन अगर शरीर में अतिरिक्त चर्बी है तो ये काम करने के तरीके को बदल देती है, जिससे बहुत तरह की अन्य स्वास्थ्य समस्याएं होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं, जो आगे चलकर एक गंभीर रूप भी ले सकती हैं। तो आज के इस अंक में हम जानेंगे मोटापा क्यों होता है, क्या कारण है, साथ ही किन उपचारों को अपनाकर या जीवन शैली में किस तरह का बदलाव लाकर हम करते हैं इससे बचाव। ऐसी बहुत सी जानकारियों के साथ उपस्थित हैं हम आज के अपने इस अंक में अपने एक्सपर्ट्स के साथ। तो आइए सबसे पहले हम आपको अपने एक्सपर्ट से मिलवाते हैं। हमारे साथ हैं योग एंड नेचुरोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा पटेल। डॉक्टर नेहा, कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। और साथ ही एक और एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, फिजिशियन डॉक्टर शिव शंकर त्रिपाठी, RML लखनऊ से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आज का हमारा विषय है मोटापा एक गंभीर समस्या, जो कि एक वैश्विक बीमारी बनती जा रही है, एक हर जगह देखने को मिलती है। तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में, क्यों ये इतनी आम होती जा रही है? आपने बहुत ही पर्टिनेंट एक क्वेश्चन पे आज प्रोग्राम को रखा हुआ है जी। मोटापा एक ऐसी समस्या आजकल बनती चली जा रही है जो कि काफी गंभीर रूप भी धारण कर ले रही है। साथ ही साथ ये समाज के सारे तबकों को इन्वॉल्व कर रही है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हों, शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग हों, महिलाएं हों, और विशेषकर बच्चों में आजकल मोटापे का इंसिडेंस काफी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके पीछे बहुत सारे कारण है। कुछ कारणों पे आपने प्रकाश डाला, कुछ पे आगे हम लोग और डिस्कस भी करेंगे, परंतु ये एक ऐसी विकट समस्या उत्पन्न होती जा रही है जिसकी वजह से कई और समस्याएं भी शरीर में जन्म लेती हैं, और उन समस्याओं की वजह से अल्टीमेटली किसी भी इंसान का जीवन काफी परेशानी भरा भी हो जाता है, उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है, उसको स्ट्रेस भी होता है, डिप्रेशन भी होता है, और अल्टीमेटली वो एक प्रॉब्लम की एक विशियस साइकिल में घिर जाता है। जी, बहुत अच्छी जानकारी। और हमारे साथ है डॉक्टर नेहा पटेल। डॉक्टर साहब, आप हैं नेचुरोपैथी और योग के एक्सपर्ट, तो हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि भारत में ये जो चिकित्सा पद्धति है नेचुरोपैथी, ये तो काफी पुरानी है। इसके बारे में पहले प्रकाश डालिए कि क्या होती है, किस तरह से इसका प्रोसेस होता है। देखिए, एक तो नेचुरोपैथी जो बहुत पुरानी पद्धति है, जैसे आपने बताया, और इसके जो ट्रीटमेंट के प्रोसेस हैं उसमें हम पंच महाभूत, जैसे कि जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी जी, इसमें हम इन पांचों महाभूतों को लेकर के ट्रीटमेंट करते हैं जी। इसमें हमारी जल चिकित्सा, हाइड्रोथेरेपी, बहुत सारी स्टीम थेरेपी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, ये सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं, जिसमें कि हमें कोई भी एक तो मेडिसिन का यूज नहीं करना होता है। कोई भी मेडिसिन यूज नहीं करते हैं, उसको हम नेचुरल तरीके से कोई भी बीमारी है उसको हम ट्रीट करते हैं प्रॉपरली। और इसमें हम कुछ सिद्धांतों का यूज करते हैं, जैसे कि हमें जो नेचुरोपैथी का पहला सिद्धांत है, एक तो इससे कोई हार्म नहीं होता किसी भी पेशेंट को, उसको हम उसका जो रूट कॉज होता है उसको हम पकड़ते हैं, उसको हम ट्रीट करते हैं। और जो दूसरा है वो ये है कि हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं, ना कि डिजीज को, जिससे कि पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसकी हम विल पावर को बढ़ाते हैं, उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं, तो जिससे उसको हम एक योगा के रूप में भी योगा के बारे में बताते हैं उसको। योगा एक मतलब उस योगा का मेन जो मीनिंग है वो क्या है, यूनियन जी, किसी से जुड़ना। योगा का जो अर्थ है वो जुड़ने से होता है जी जी। उसको जो है एक तो माइंड से, फिजिकल, माइंड और स्पिरिचुअल, तीनों चीजों से, मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल, तीनों को लेकर के हम चलते हैं, जिससे कि पेशेंट जो है वो प्रॉपरली अंदर से ठीक होता है, अपनी विल पावर से, अपने कॉन्फिडेंस से।
ना कि किसी मेडिसिन या इसके द्वारा। तो नेचुरोपैथी का मेन यही है कि हम उसको जो है पंचमहाभूतों से नेचुरल तरीके से ट्रीट करते हैं। जी, बहुत अच्छी बात। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आपने बताया कि हर वर्ग के लोगों में देखने को मिल रहा है, चाहे वो बच्चा हो, किशोरा हो या फिर एजेड कोई व्यक्ति हो। तो अगर हम बच्चों से शुरुआत करते हैं तो आजकल देखते हैं कि शहरों में बच्चों में भी काफी ओबेसिटी देखने को मिलती है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? शहरों में जो बच्चों में ओबेसिटी काफी बढ़ती चली जा रही है, इसका मूल कारण जीवन शैली में जो बदलाव लगातार पिछले 20-25 सालों में हम लोग खुद ही महसूस कर रहे हैं जी। वही सबसे मुख्य कारण है। प्लस में कुछ डेफिनेटली जेनेटिक चेंजेस भी आए हैं, उनकी वजह से भी बच्चों में ओबेसिटी थोड़ी बढ़ रही है। लेकिन जो प्राइमरली जिसको कि अवॉइड किया जा सकता है, जिस टाइप की ओबेसिटी को बच्चों में, वो उनकी जीवन शैली में परिवर्तन है। पहले के समय पे से अभी में जो फास्ट फूड का अत्यधिक सेवन होने लगा है, बर्गर है, पिज्जा है, लोगों की थोड़ी लाइफस्टाइल भी बेहतर हुई है, लेकिन वो लाइफस्टाइल हेल्दी लाइफस्टाइल न बेहतर होकर के वो फाइनेंशियली जो कोई बेहतर हुई है, उससे हम लोगों का जो डाइट प्लान है वो काफी अनहेल्दी हो रखा है। दूसरी चीज ये रहती है बच्चों में कि जो खेलने का पहले उनको एक माहौल मिलता था, वो इन्वायरमेंट में जो चेंजेज आ गए हैं। पहले बच्चे साइकिल चला करके स्कूल तक जाते थे, अब उनको पैदल जाते थे, दौड़ते थे, 2-3 घंटा 4 घंटा उनको खेलने के लिए हमेशा ही रहता था। उनको सभी माता पिता बोलते थे कि घर आओ पढ़ाई करने के लिए। अभी माता पिता की भी टेंडेंसी बदल गई है, वो बच्चों को भी सुबह में स्कूल जाते हैं, उसके बाद आते हैं, किसी और कोर्स में दाखिला लिया हुआ है, कहीं और किया हुआ है, कुछ अपना एक्टिविटीज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात स्क्रीन टाइम जो आज के डेट में बढ़ गई है कि मोबाइल से, टीवी से, ओटीटी, नेटफ्लिक्स और इतनी सारी चीजें अवेलेबल हो गई हैं घर के अंदर ही। और घर में चूंकि जो एडल्ट हैं वो भी टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो बच्चे भी उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि पोटैटो काउच इसको बोलते हैं हम लोग, कि सोफे पे बैठ करके टीवी देखना और साथ में चिप्स और इस टाइप की फास्ट फूड और फैटी चीजों को सेवन से ये अल्टीमेटली बच्चों को, सारे ही वर्ग के बच्चों को थोड़ी सी ओबेसिटी की तरफ लेकर के जा रहा है। बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब। जैसा कि अभी हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई बच्चा बचपन में ही अगर फैटी है तो क्या वो ताउम्र ओबेसिटी का शिकार रहेगा या कुछ चेंजेस कर सकते हैं उसके लाइफ में? देखिए, ये डिपेंड करता है कि वो जेनेटिक है या फिर उसको खाने पीने की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। तो अगर जेनेटिक है तो उसको ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर वो उसको पेरेंटल मतलब पेरेंट्स से आया है तो उसको ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल है, उसको हम थोड़ा प्रॉब्लम होगा उसको ठीक करने में। लेकिन अगर वो खाने पीने की वजह से, जैसा कि सर ने बताया अभी, ये खाने पीने, पिज्ज़ा, बर्गर और स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, टीवी देखना, बैठ करके चिप्स और ये सब चीज़ें खाना, फास्ट फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, जंक फूड, ये सब खाना, तो इसको हम कंट्रोल कर लें अगर, और बच्चों को थोड़ा सा फिजिकल अवेयरनेस की तरफ ले जाएं, लाइक फिजिकल एक्टिविटी, उनको गेम्स खेलने के लिए बाहर हम ले जाएं, उनको खुले स्पेस में ले जाएं, सोशलिटी थोड़ा सा अदर बच्चों के साथ वो खेलेगा, वो थोड़ा सा और जो है उसका बेटर इंप्रूवमेंट होगा उसका मेंटल और फिजिकल। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं हमें उसको फिजिकली इम्प्रूव करने में और मेंटली इम्प्रूव करने में, अगर हम ये कर पाएँ तो। और फैमिली टुगेदरनेस, फैमिली के साथ बैठ करके उसको खाना खिलाएं, या फिर अगर आप उसको अकेले में, या फिर उसको जो है, अगर हम कई बार क्या करते हैं कि वेजिटेबल्स को, जैसे कि सब्जियां खिलाने के लिए हम बच्चों को बोलते हैं कि उसको गिफ्ट या रिवॉर्ड के तौर पे हम चॉकलेट देते हैं या डिजर्ट देते हैं, उसका हम उसको जो है लालच देते हैं। तो ये हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि बचपन से ही उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है कि ये अच्छा नहीं है, इसलिए वो खाने से मना करते हैं, उससे भागते रहते हैं। तो ये हमें स्टार्टिंग से ही आदत डालनी चाहिए उसकी कि ये बुरी चीज़ नहीं है, हमको सारी चीज़ें ही खानी है। जी, तो ये आप करेंगे तो बच्चे आपके हेल्दी रहेंगे। जी डॉक्टर साहब, जैसा अभी आपने बताया कि बर्गर, पिज्ज़ा जो आजकल बच्चों को आकर्षित करते हैं अपनी तरफ, ये एक फैशन सा बन गया है। कोई बच्चा अगर सब बच्चों के साथ है तो वो मना भी नहीं कर सकता, अगर सब बच्चे एक ही जैसा फूड खा रहे हैं तो इसमें अगर हम कैलोरीज इतनी ज़्यादा इंटेक करते हैं तो उसको बर्न नहीं करते और मोटापा बढ़ता है। ये कहाँ तक सही है और उसको किस तरह से सही किया जा सकता है? ये आपने काफी अच्छी चीज बताई कि ओबेसिटी का जो बेसिक रूल है इनकमिंग एंड आउटगोइंग पे ही निर्भर करता है। अगर हमारी कैलोरी का इंटेक ज्यादा है और हम उसके अकॉर्डिंगली उसको एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो कैलोरी हमारे शरीर में फैट के तौर पे वो इकट्ठा होती जाती है। फैट एज सच, जैसा कि मैम ने बताया था कि खराब चीज नहीं है, बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए फैट की नितांत आवश्यकता रहती है, बट वो एक सर्टेन लेवल से अगर ज्यादा होता चला जाता है तो प्रॉब्लम करता है।
हमारा इनटेक अगर एक कंट्रोल में है और जितना इनटेक हो रहा है उसी से ही अकॉर्डिंगली अगर हम उसको बर्न भी कर ले रहे हैं कैलोरी, तो हमारा वजन बढ़ेगा नहीं, वो जितने पे भी वजन है वो उतने पे ही कांस्टेंट बना रहेगा। लेकिन अगर हमें वजन को कम करना है, अगर लगता है कि ओबेसिटी अब आ रही है या ओबेज हो रहे हैं, ओवरवेट हो रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा कि कैलोरी बर्न की मात्रा बढ़ानी होगी एक्सरसाइज से, योगा से या किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी से, एंड इनटेक को हमें कम करना ही होगा। इनटेक कम करने में प्रोटीन का इनटेक नहीं कम किया जाता है, उसमें स्पेशली कार्बोहाइड्रेट एंड फैट के इनटेक को हम लोग कम करते हैं। होता क्या है कि जो जंक फूड भी होते हैं इसमें से काफी हैवीली डेंस एक कैलोरी रहती है। एक जैसे समोसा है, इसमें 150 से 250 कैलोरी किलो कैलोरी तक में आता है इसमें, और अगर किसी बंदे ने 2 समोसा और 1 चाय पी लिया तो उसके दिन भर की नीड के बराबर का होता है। ये इतना ज्यादा इसमें कैलोरी रहता है, और टहलने में 1 घंटा अगर आप टहलते हैं तो केवल 200 से 300 कैलोरी बर्न होता है। मतलब 1 घंटे का टहलना इज इक्वलेंट टू 1 समोसा होता है साथ में चाय। तो एक्चुअली होता क्या है कि इतना डेलिकेट बैलेंस है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता है, साल भर 2 साल हुआ, आपको मालूम ही नहीं चलेगा और वजन धीरे धीरे करते करते काफी बढ़ जाता है। जी, बहुत अच्छी जानकारी। और दर्शकों, जानकारियां अभी और भी हैं, करेंगे और सारी बातें मोटापे की समस्या को लेकर, लेकिन इसके पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं एक लघु नाटिका। चौके लाल की चटपटी चाउमीन, आइए आइए, जो खाए एक बार आए बार बार। आइए आइए, चाउमीन खाइए और टनाटन हो जाइए। अरे पम्मू भाई, आज बहुत टेंशन है। अच्छा, 3 प्लेट फुल, बढ़िया और चकाचक। ठीक है भैया। और हमारे में हरी मिर्च, और भैया ये चटनी बढ़ा देना। बिल्कुल भैया, बढ़ा देंगे। और हमारी हाफ प्लेट ही रखना। ठीक है भैया। अरे राम खिलावन भैया, सांस बड़ी फूल रही है। पता नहीं बड़ा अजीब सा लग रहा है। अरे यार भैया, कुछ ऐसा नहीं है, तो हमारा चाउमीन खाइयो, सब ठीक हो जाए। ऐसा करो महाराज, तुम इधर आओ। आओ इधर आओ। बैठो, तुम यहाँ बैठो महाराज। ऐसे एक तो इतना वजन बढ़ा लिए हो कि सूंड लगा दी जाए तो हाथ ही नजर आई हो। नमस्ते भैया। अरे राम खिलावन भैया, अभी पिछले हफ्ते ही आपकी तबीयत सही हुई और आज आप चाउमीन उड़ाने आ गए। हाँ एनम दीदी, अच्छा हुआ आप आ गई। हम तो बिल्कुल ठीक है। ये भोला भैया की तबीयत जरूर कुछ गड़बड़ है। अरे क्या हुआ भोले भैया को? बता रहे हैं इन्हें सांस लेने में दिक्कत है। अब कोरोना के बाद से तो ये सांस वास की बात सुनकर बड़ा डर लगता है। आप पहले इनको देख लो। हाथ दिखाइए, जुबान बाहर निकालिए। इनकी समस्या मोटापा है। मोटापा तो खाते पीते परिवार की निशानी है मैडम। खाते पीते परिवार की निशानी नहीं, बीमारियों की निशानी है। बीमारियों की कैसे? देखिए, मोटापा आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यूँ कहे कि ये बीमारी बहुत ज्यादा गंभीर रूप ले चुकी। तो ये मोटापा होता कैसे? जब हमारे शरीर में फैट यानी चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है तो वो हमारे शरीर में जमा हो जाती है, तो वो हमारे शरीर को धीरे धीरे मोटा करती है। एनम दीदी, ये चर्बी बढ़ती कैसे है? ये जो आप लोग चाउमीन खा रहे हैं ना, इसमें भरपूर मात्रा में कैलोरी है। अब इस कैलोरी को बर्न करने के लिए हमारे शरीर को मेहनत करनी पड़ती है, व्यायाम करना पड़ता है। वो तो आप लोग कोई करते नहीं। इसी वजह से ये चर्बी हमारे शरीर में जमा होती है और शरीर को मोटा करती है। तो मोटापे से कुछ बीमारी सीमारी भी होती है क्या? अभी आप ही कह रहे थे ना कि भोला भैया को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ये सिर्फ मोटापे की वजह से ही है। और क्या क्या बीमारियां हो सकती है मैडम मोटापे से? मोटापे की वजह से हाई बीपी, दिल का रोग, पित्ताशय रोग, डायबिटीज और तो और कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां भी हो सकती हैं।
दीदी, ये मोटापा रोकने के कोई उपाय है कुछ क्या? हाँ बिल्कुल, ये समझ लीजिए कि ज्यादा तनाव लेने से मोटापा ज्यादा बढ़ता है, तो हमें तनाव कम लेना है। मोटापे को कम करने के लिए हफ्ते में कम से कम 5 दिन व्यायाम अवश्य करना है। जब हम व्यायाम करेंगे तो हमारे शरीर की इम्यून यानी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जो हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। मोटापे को कम करने के लिए हमें संतुलित और पौष्टिक आहार लेना चाहिए। जो व्यक्ति ज्यादा भोजन करते हैं उनके लिए मोटापे की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो मोटापे में कैसा भोजन करना चाहिए? मोटापे में हमें ताजी सब्जियां और ज्यादा से ज्यादा फल का सेवन करना चाहिए और तली भुनी चीजों से दूर रहना चाहिए। जैसे आपका जंक फूड में चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, ये सारे जंक फूड मोटापा को बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है। लो भैया चाउमीन। हाँ, ले जाओ चाउमीन, ले जाओ अपनी चाउमीन, नहीं खानी हमें। हम समझ गए। क्या समझ गए? यही समझ गए दीदी, मोटापा कंट्रोल करना बहुत जरूरी है और हम मोटापा कंट्रोल करके दिखाएंगे। मैडम, आपके चक्कर में हमारा पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब मैं अपने सेंटर निकलती हूँ। आप आज ही आकर अपना बीपी टेस्ट जरूर करा लीजिए। ठीक है मैडम। भैया, हमने तो अपना मोटापा कंट्रोल करने के लिए अब ठान लिया है, लेकिन आप लोगों को भी स्वस्थ जीवन जीना है तो मोटापा को कंट्रोल करना है। तो अभी आपने लघु नाटिका के जरिए देखा कि जंक फूड और बाहर का तला भुना खाना हमारी सेहत के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सेहत आपकी और हमारे साथ हैं डॉक्टर नेहा पटेल। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे मोटापे की समस्या के बारे में। तो आज जनरली देखा जाता है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ओबेसिटी यानी मोटापे की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। इसका क्या कारण हो सकता है? सबसे पहला कारण जो है वो है उनका हिप वेस्ट रेशियो, जो कि महिलाओं में शुरू से ही ज्यादा होता है। एक तो ये है कि वो आपको ज्यादा ही दिखेगा, और जो अदर रीजंस हैं उसमें जैसे कि एक तो महिलाओं की लाइफ में 3 फेज आते हैं। पहला कि उनका जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, दूसरा अगर प्रेगनेंसी हुई तो, और थर्ड जो है वो है मेनोपॉज। तो तीनों ही फेजों में डिफरेंट चेंजेस आते हैं महिला की लाइफ में। जैसे कि अगर आपका मेंस्ट्रुअल फेज जो चल रहा है उसमें एक नॉर्मल साइकिल चलता रहता है। अगर कोई नॉर्मल साइकिल चल रहा है तो वो महिला जो है वो प्रॉपर साइकिल के साथ उसकी हेल्दी लाइफ जो है वो चलती रहेगी, तो उसकी फिजिकल फिटनेस आपको अच्छी दिखेगी। अगर वो प्रॉपर डाइट ले रही है और योगा एक्सरसाइज वगैरह भी कर रही है, वॉक जॉग जो भी कर रही है। और जो सेकेंड फेज आती है वो प्रेगनेंसी की, जिसमें कि मतलब उसका ओवरवेट होना एक अलग कारण है और जो एक नॉर्मल वेट बढ़ता है वो एक अलग कारण। अगर ओवरवेट है, डायबिटीज है उनको या फिर कुछ भी है, ओवरवेट बहुत अधिक उनको कोई पहले से बीमारी है, जेनेटिक है उनके ऊपर, मतलब अगर वो जेनेटिकली पहले से ही ओबेस हैं तो वो उनके अगली पीढ़ी में भी जाएगी और वो ओबेस रहेंगी आफ्टर प्रेगनेंसी भी। और कई बार होता है कि पोस्टपार्टम, मतलब कि आफ्टर डिलीवरी जो है वो पोस्टपार्टम स्ट्रेस की वजह से या कुछ और अन्य कारणों की वजह से भी उनका वेट बढ़ता है। और थर्ड जो आता है वो था मेनोपॉज। मेनोपॉज में मेनोपॉजल बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं जिनको हम एक सिंड्रोम के रूप में लेते हैं, जिसमें कि उनका वेट काफी ज्यादा बढ़ता है, बिकॉज उस टाइम पे साइकिल जो है वो रेगुलर नहीं रहता है। कभी बहुत हैवी फ्लो हो जाता है या कुछ भी, या एक्सरसाइज नहीं कर पाती हैं। आफ्टर 50 एज जो है वो काफी वैसी एज हो जाती है कि आप बहुत ज्यादा रनिंग, ये ऐसी एक्सरसाइज आप नहीं कर सकती हैं, रनिंग या विग्रस एक्सरसाइजेस, लेकिन आप योगा, प्राणायाम और सिंपल एक्सरसाइजेस, योगा पोजेस वगैरह कर सकते हैं, जिससे आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो महिलाओं की लाइफ में ये 3 फेज होते हैं, जिसमें कि अलग अलग फेज में उनका वेट बढ़ता रहता है। अगर वो जेनेटिकल है तो अगर जेनेटिक है तो फिर उनका वेट पहले से बढ़ा हुआ है तो वो ओबेस रहेंगी। अगर जेनेटिक नहीं है तो वो डाइट या सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से वो मोटापे की तरफ अग्रसर रहेंगी। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो उनकी फेज जो है लाइफ की वो बहुत अच्छी चलेगी। तो जो जेनेटिक होता है वो होता है, और जो दूसरा होता है वो एक होता है लेप्टिन हार्मोन होता है, लेप्टिन और ग्रेलिन। तो लेप्टिन डेफिशिएंसी की वजह से वो हार्मोन जो है वो अगर उसको डेफिशिएंट है
तो फिर वो ओबेसिटी की तरफ जाएंगी। जी, बहुत अच्छी बात। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, हम इतनी देर से सुन रहे हैं ओवरवेट और ओबेसिटी, इन दोनों में क्या अंतर होता है? अगर कोई व्यक्ति ओबेसिटी का शिकार है या ओवरवेट है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई भी व्यक्ति का एक नॉर्मल वेट होता है, नॉर्मल वेट का एक रेंज होता है। उस रेंज से जब वो थोड़ा सा आगे उसका वजन बढ़ता है तो यूजुअली उसको हम लोग ओवरवेट बोलते हैं। बट वो अगर एक सर्टेन रेंज से भी ज्यादा आगे बढ़ जाता है, ओवरवेट ही जब उसका सीवियर फॉर्म जब ओवरवेट का आता है तो उसको हम लोग ओबेसिटी बोलते हैं। और एक होता है कि मॉर्बिड ओबेसिटी बोलते हैं, जिसमें कि कोई आप लोगों ने देखा होगा फोटोग्राफ्स में कि अनफॉर्चुनेटली किसी लोगों को टू सम और द अदर रीजन काफी ज्यादा वजन उनका बढ़ जाता है, वो दूर से ही दिखने लगता है और वो उनको काफी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी आते हैं। ऐसे लोगों को हम लोग मॉर्बिड ओबेसिटी में कहते हैं। इन सबका जो डिफिनीशन है वो एक्चुअली बीएमआई के तौर पे ही बताया जाता है कि बॉडी मास इंडेक्स कितना है, क्योंकि व्यक्ति का अपने आप में एब्सोल्यूट वजन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी हाइट के अकॉर्डिंग उसका कितना वजन एक होता है साइंटिफिकली। अगर वो उस हाइट के अकॉर्डिंग जो वजन है वो अगर ज्यादा है तो ही हम लोग उसको ओवरवेट या ओबेसिटी में बोलते हैं। बीएमआई के थ्रू कैसे जाने कि वो ओवरवेट है या ओबेसिटी का शिकार है? बीएमआई के लिए काफी अच्छी चीज अब तो आ गई है कि सभी लोगों के पास में आजकल मोबाइल होता है, मोबाइल से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बीएमआई के कैलकुलेटर्स आते हैं। अदरवाइज वो होता क्या है कि सिंपल आपका जो बॉडी मास है, मतलब कि कितने किलो का आपका शरीर है, और उसमें आपको हाइट जो कि मीटर में होती है उसको स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो जो डाटा आता है उसी को हम लोग बीएमआई करते हैं। बॉडी मास, शरीर में कितना मांस है, एक तरीके से फैट है हमारा। उसमें होता क्या है कि अगर वो नॉर्मल जो होता है वो 18 to 25 के बीच में वो नॉर्मल हेल्दी वेट होता है। 25 to 30 के बीच में अगर है तो वो ओवरवेट कहे जाएंगे। एंड मोर देन 30 अगर बीएमआई आ रही है तो वो ओबेसिटी के डिफिनीशन में आएंगे। और उसमें भी अगर मोर देन 35 या 40 के ऊपर जाते हैं तो वो मॉर्बिड ओबेसिटी में आते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग एक्चुअली किसी भी आदमी को केवल हम लोग वेट से नहीं जज कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी का वजन मान लीजिए 60 किलो है और हाइट 5 फीट है या हाइट 6 फीट है और वही 60 किलो, तो वो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव पैदा करता है। जी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे एक्सपर्ट्स हमसे साझा कर रहे हैं। और दर्शकों, हम आपको बता दें कि इन सब बातों का सिर्फ एक ही मूल है कि हेल्थ को दे पहला स्थान, तभी होगा बीमारियों से निदान। और हेल्थ को स्वस्थ रखने के लिए कुछ टिप्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो आइए जानते हैं क्या है आज हेल्थ टिप्स के अंतर्गत। डॉक्टर नेहा पटेल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि नेचुरोपैथी के द्वारा या बचपन से ही किस तरह की अपनी डाइट रखें या किस तरह से उपचार करें या किस तरह से जीवन शैली अपनाएं कि मोटापा आए ही ना? जी, देखिए, एक तो अगर जेनेटिक है तो फिर उसको ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज वहाँ पे हार्मोनल डेफिशिएंसी या इनहेरिटेंस होता है, पेरेंट के थ्रू आ जाता है। अगर वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से सही हो सकता है तो उसको हम बहुत अच्छे तरीके से क्योर कर सकते हैं। जैसे कि हमें अपना रूटीन बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि हमें अपनी फुल स्लीप, अपनी जो हमारी नींद है उसको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करना चाहिए, जिससे कि हमें अगली आने वाली सुबह जो है वो हम जल्दी उठ पाएँ और अपने रूटीन को फॉलो कर पाएँ। वाया एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन या रनिंग, जॉगिंग, जो भी हम कर पाएँ, जो जितना भी हमारे पास टाइम है। बिकॉज आजकल की लाइफ में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सीडेंटरी जॉब्स हैं, लाइक सिटिंग जॉब्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। तो उनसे बचने के लिए हमें जो है अपना एक प्रॉपर रूटीन फॉलो अप करना चाहिए, जिससे कि हम मोटापे से बच सकें। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? जैसे कि हम योगा में एक सबसे बेहतर जो है वह है सन सैल्यूटेशन, सूर्य नमस्कार। उसके 12 स्टेप्स होते हैं। पहला कि प्रणाम आसन, दूसरा हस्त उत्थान आसन, तीसरा हस्तपाद आसन, चौथा होता है हमारा अश्व संचालन आसन, पवन मुक्तासन, और होता है हमारा जी, ये सारे आसन आप करोगे, जिससे कि 12 स्टेप होते हैं, इसको आप कंप्लीट करोगे। सूर्य नमस्कार अपने आप में ही एक कंप्लीट एक्सरसाइज है। इसमें विग्रस एक्सरसाइज होती है, जिससे कि आप वेट को बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हो। ये आप फॉलो करें और उसके साथ साथ आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, जैसे कि एक प्रॉपर जो पैकेज होता है हमारा एक्सरसाइज का, ये कंप्लीट होता है। ये आप करेंगे जिससे कि हमारा मोटापा कम होगा और हमारा मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली
हम तीनों तरह से फिट रह सकते हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे एक्सपर्ट्स हमसे साझा कर रहे हैं। और दर्शकों, सूर्य नमस्कार एक अपने आप में कंप्लीट एक्सरसाइज है जिसको करके आप अपने स्वास्थ्य को सही रख सकते हैं। हमें उम्मीद है आपको हमारे कार्यक्रम जरूर पसंद आता होगा। फिर भी आपके मन में कोई सुझाव है, कोई जानकारी आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के इन माध्यमों के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। डॉक्टर नेहा, आप हमारे कार्यक्रम में आई, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शिवशंकर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ दर्शकों, आज के कार्यक्रम को हम समाप्त करने की चाहेंगे इजाजत। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।